100% पॉलिटिकल शो की शुरुआत मध्य प्रदेश की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से कर रहे हैं। आज चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले शिवराज सिंह चौहान ने अपने अफसरों और मंत्रियों को थैंक यू कहा है। मंत्रियों सचिवों की बैठक में शिवराज ने उनका आभार जताया है। कोविड के दौरान काम को लेकर भी शुक्रिया अदा किया है। बैठक में सभी विभागों के सचिव मौजूद थे। वित्त विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के विजन और मिशन पर काम करना है, यह कहा है। आचार संहिता में भी काम पर असर न हो, इस बात के निर्देश भी दिए गए हैं। गरीबों की योजनाओं पर काम जारी रहे, यह कहा है आज की इस बड़ी बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूं। जितना कठिन समय में हम लोगों ने ये सरकार संभाली थी, आपको ध्यान होगा जब शायद 24 मार्च को शपथ ली थी, तब कोविड की काली छाया पूरे देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया था कि चारों तरफ डर, परेशानी, कैसे निपटेंगे, क्या होगा, चारों तरफ हताशा, निराशा और अनिश्चितता का वातावरण था। वैसे समय में शायद ये पहली बार होगा कि एक सदस्यीय मंत्रिमंडल था मेरा। कई दिनों तक एक ही मंत्री था, मुख्यमंत्री, इसमें पूरा मंत्रिमंडल समाहित था। लेकिन अधिकारी मित्रों के सहयोग से हमने कई दिनों तक अकेला मुख्यमंत्री था, मंत्रिमंडल नहीं था। वैसी परिस्थिति भी कोविड से निपटने की वैसी परिस्थितियों में भी भरपूर प्रयास किया। बाद में मंत्रिमंडल बना तो पंच प्यारे आए। कई दिनों तक उनके साथ सरकार चली और फिर काफी बाद में पूरा मंत्रिमंडल बना। मैं बहुत बधाई दे रहा हूं कि हम सब कैसे कर पाए। तो अफसरों को बधाई भी दे रहे हैं, थैंक यू भी कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। अफसरों और मंत्रियों की बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान से पत्रकारों ने बीजेपी की दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्रियों के नाम को लेकर सवाल पूछा, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसमें भारतीय जनता पार्टी आईडी नीचे करो, आईडी है, हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश की 230 सीटों का सवाल है। बीजेपी को बड़े चेहरों के आश्रय जीत की गारंटी है, इसलिए पार्टी ने 7 बड़े चेहरों को मैदान में उतार दिया है। क्या ये सुपर 7 जीत की गारंटी देंगे? 60 सेकंड के अंदर रिपोर्ट आ देगी। सूबे के सत्ता संग्राम में विजय का परचम फहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की जो दूसरी सूची जारी की है, इनमें 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद शामिल हैं। आपको बताते हैं कि किस दिग्गज को कहां से और क्यों टिकट दिया गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना के दिमनी सीट से उतारा गया है। इसका असर ठाकुर और ग्वालियर चंबल बेल्ट पर पड़ सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से टिकट दिया गया है। इसका असर ओबीसी वोटर और महाकौशल जोन पर पड़ सकता है। निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में उतरे हैं। इसका असर आदिवासी वोट बैंक पर है। 100 से ज्यादा सीटों पर आदिवासी वोटरों का प्रभाव है। सतना से गणेश सिंह को मौका दिया गया है। असर ओबीसी मतदाता और विंध्य क्षेत्र पर पड़ेगा। जबकि राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम, रीति पाठक सीधी से, उदय प्रताप सिंह गाडरवारा से ताल ठोकते नजर आएंगे। बीजेपी को जीत की गारंटी की उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस इसमें हार का डर देख रही है। निशाने पर शिवराज हैं तो बचाव में बीजेपी के बड़े चेहरे। उम्मीदवारी पर वार पलटवार की पूरी खबर 60 सेकंड में देखिए। मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम में बीजेपी की दूसरी लिस्ट बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया और लिखा, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। 18 सालों में मध्य प्रदेश को भाजपा की सरकार ने बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। ये बात प्रदेश की जनता के साथ साथ भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी जान रहा है।
इसलिए 15 दिन पहले श्रीमान अमित शाह और कल मोदी जी ने शिवराज के नाम और काम से किनारा कर लिया। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए सिंधिया पर तंज कसा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट तक नहीं। सूत्रों का दावा, बीजेपी ने सरपंच पद के लिए भी कुछ लोगों को रिजर्व रखा है। इंदौर में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होने पहुंचे। आप विधानसभा पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूँ, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भी जिम्मेदारी हर एक कार्यकर्ता को दी जाती है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना हमारी केवल जिम्मेदारी और दायित्व तो नहीं, लेकिन हमारा धर्म बनता है। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चारों तरफ कंफ्यूजन जैसा माहौल है। केंद्रीय मंत्री सांसदों के मैदान में आने के बाद सियासी कानाफूसी तेज हो गई है और इन सब के बीच समर्थक अपने अपने नेता को बड़ा मौका मिलने की गारंटी के तौर पर इस मौके को देख रहे हैं। नेताजी कितने खुश हैं, ये तो हम बाद में सुनाएंगे, लेकिन पहले उनके समर्थकों का जश्न देख लीजिए। हमारा सीएम कैसा हो, नंबर तो झांकी है, पूरा एमपी बाकी है। समर्थक जोश से भरे हुए अपने नेता का अभिनंदन कर रहे हैं। समर्थकों का उत्साह देखकर कैलाश विजयवर्गीय गदगद। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। और एक नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। विधानसभा चुनाव मैदान में उतारे गए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मन की बात हमने जाननी चाहिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। लेकिन हर किसी के जहन में सवाल यह है कि बीजेपी ने टिकट बंटवारे में इतना चौंकाने वाला फैसला क्यों लिया। टिकट वितरण की इनसाइड स्टोरी बताने वाली ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए केंद्रीय राजनीति से 7 बड़े चेहरों को विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारा। आखिर बीजेपी इन चेहरों पर दाव क्यों लगा रही है, समझिए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल बेल्ट के कद्दावर नेता हैं। तोमर को सरकार से लेकर संगठन तक का अनुभव है। तोमर की ग्वालियर चंबल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ है। प्रहलाद पटेल बड़े ओबीसी नेता हैं, लोधी राजपूत समुदाय से आते हैं। इनके चुनाव लड़ने से आसपास की लगभग 1 दर्जन सीटों पर असर पड़ेगा। फगन सिंह कुलस्ते आदिवासी समाज से आते हैं। आदिवासी समाज में उनकी अच्छी पकड़ है और राज्य में 47 विधानसभा सीट आदिवासी के लिए आरक्षित है। गणेश सिंह सतना से लगातार चौथी बार के सांसद हैं। 2004 से लेकर अब तक गणेश सिंह लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। इनको विंध्य इलाके से अर्जुन सिंह के परिवार की पकड़ को खत्म करने का श्रेय जाता है। पिछले 2 चुनावों से जबलपुर पश्चिम सीट से बीजेपी हार रही है और इस बार राकेश सिंह को मैदान में उतारकर बीजेपी जीत की उम्मीद लगा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उदय प्रताप सिंह ने होशंगाबाद सीट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी उदय प्रताप से बम्पर जीत की उम्मीद लगा रही है। और विधानसभा उम्मीदवार बनाने पर सांसद रीति पाठक का बयान आया है। चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं। रीति पाठक का कहना है जीतने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाएंगे, ये भी खुलेआम कहा गया। महिला सीएम के सवाल पर सांसद रीति पाठक का बयान आया है। महिलाओं को उचित पद मिलना बड़ा कदम है। बीजेपी सांसद रीति पाठक जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपको भी उम्मीदवार बनाया है, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि क्या कुछ कारण रहे हैं कि सांसदों को भी इस बार के चुनाव में उतारा? देखिए, हम कार्यकर्ता हैं और सांसद तो मैं बाद में बनी हूँ, पहले मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, विश्वास जताया। मैं ईश्वर को प्रार्थना करती हूँ कि इस विश्वास पर मैं खरी उतर सकूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों ही नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने, दोनों ही केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व ने इतना काम किया है कि निश्चित रूप से पार्टी के विश्वास पर मैं ये तय है कि खरी उतरूं। क्या कारण है कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है? क्या किसी तरह का कोई डर भी है कि बीजेपी को अब 7 सांसदों को, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री को उतारना पड़ रहा है? देखिए, जब ताकत रहती है तब तो ताकत लगाना पड़ता है। जिसके पास ताकत ही नहीं होगी वो क्या लगाएगा? तो इसलिए हमारे पास ताकत है, हमारे पास जनता की आवाज की ताकत है, हमारे पास जनता की विश्वास की ताकत है।
इधर एमपी में आरक्षण की एक गारंटी की मांग को लेकर सियासत गर्म है। 35 लाख आबादी पर असर को लेकर क्यों हंगामा मचा हुआ है, रिपोर्ट आप देखिए। ग्वालियर में गुर्जर समाज और पुलिस के बीच टकराव हुआ। गुर्जर समाज के लोग महापंचायत के बाद कलेक्टर को अपना एक ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन उनकी संख्या हजारों में थी। पुलिस ने उन्हें जाने से रोका तो गुर्जर समुदाय के लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना चाहा, जिसके बाद पुलिस के साथ उनका हिंसक टकराव हुआ। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। गुर्जर समाज सेना में आरक्षण के साथ ही प्रदेश में 27% आरक्षण की मांग पर अड़ा है। जातीय आधारित जनगणना कराई जाए और हमारा जो यहाँ 27% आरक्षण बनता है, जो पूरे देश में लागू है, हम पिछड़े वर्ग का, उसमें सिर्फ 14% मिल रहा है, वो बढ़ा करके 27% आरक्षण किया जाए। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश में करीब 35 लाख गुर्जर समाज की आबादी है। ऐसे में चुनावों से ठीक पहले आरक्षण की मांग उठाकर गुर्जर समुदाय सरकार पर दबाव बनाना चाहता है। वहीं चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी गुर्जर समाज को नाराज नहीं करना चाहेगी। अब इन्हें मनाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाती है, देखना होगा। और अब बात चुनावी राज्य राजस्थान की। TV9 की एक्सक्लूसिव खबर है कि राजस्थान में बीजेपी टिकट बंटवारे में कौन सा फॉर्मूला लागू करने वाली है, आइए देखिए। क्या बीजेपी अब राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा आगे रखकर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है? सियासी गलियारों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने टिकट बंटवारे का जो फॉर्मूला सेट किया है वो ये है कि किस सीट पर कौन कैंडिडेट जिताऊ है, और इसी के आधार पर राजस्थान में लोकसभा के मौजूदा 24 सांसदों में से 6 से 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसमें हर नेता की जवाबदेही तय की जाएगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इससे कई फायदे हैं। नंबर 1, पार्टी में गुटबाजी पर लगाम लगेगी। नंबर 2, जवाबदेही तय होने के बाद हर नेता अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। नंबर 3, मैसेज जाएगा कि बीजेपी चुनाव में अपनी बेस्ट टीम को उतार रही है और पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा। नंबर 4, इससे कांग्रेस पर बीजेपी को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी। नंबर 5, वोटरों और कार्यकर्ताओं में जोश आएगा और उनका उत्साह बढ़ेगा। खबर यह भी है कि राजस्थान में बीजेपी अगले सप्ताह तक विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। ऐसे में अब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ कई सांसदों की भी धड़कनें तेज हो गई हैं। खबर राजस्थान से, जहां पर मंत्री राजेंद्र यादव और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई मिड डे मील घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में की जा रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के ऐलान में चंद सप्ताह बाकी है और इससे पहले भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे गहलोत के मंत्रियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। ताजा मामला मिड डे मील की सप्लाई में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। राज्य के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव की कोटपुतली में पोषाहार बनाने की फैक्ट्री है। आरोप है कि मिड डे मील की सप्लाई में धांधली की गई। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसी सिलसिले में ईडी की टीम जयपुर पहुंची और छापेमारी की। 1 साल के भीतर मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 7 सितंबर 2022 को इनकम टैक्स विभाग ने भी मंत्री राजेंद्र यादव के 53 ठिकानों पर छापा मारा था। अब इन्हीं ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। इस बारे में जब राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। यार ये तो सब चलेगा, अब एक बार पूरी बात सामने आने दो। मेरे को तो पूरी बात है, अभी तो मैं पब्लिक में गिरा हुआ हूँ, आप देख लो। अब मैं कर रही है जगह करवा दे, अब देखा देगा कहीं हुए। साल चुनावी है। बीजेपी जहां गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने में जुटी है, वहीं कांग्रेस अपना दामन पाक साफ सिद्ध कर रही है। और चुनावी साल में किसानों से समर्थन की गारंटी लेने की भी होड़ मची है। आज बीजेपी ने किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र के माध्यम से किए थे, जिनको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। सबसे पहले किसान जो अन्नदाता है इस देश का, किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना आरंभ की 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलने का, किसान सम्मान निधि का। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लाखों किसान छत्तीसगढ़ से पंजीकृत हुए मगर वो सत्यापित नहीं हो पाए। सत्यापित मतलब उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। राज्य सरकार ने उन्हें वेरीफाई नहीं किया, सत्यापित नहीं किया, इसलिए ये लाखों किसान आज छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए प्रति वर्ष से वंचित हैं।
सोचिए, मोदी जी देना चाहते हैं और लेने वाले किसान हैं, मगर अन्नदाता तक पैसा कैसे नहीं पहुंचे वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये घोटालों और गबन की सरकार है। आगे बढ़ते हैं। क्या नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में ही दो राय बन रही है? केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने जो इशारा किया उससे तो यही जाहिर हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के कैथल में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यक्रम में शामिल न होकर नीतीश कुमार जैसे ही दीनदयाल जयंती में शिरकत करने पहुंचे, उसी वक्त से उनके एनडीए से नजदीकी बढ़ने की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने तो नीतीश का बाकायदा एनडीए में स्वागत कर दिया। एक बात जान लीजिए आप, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय का इंतजार करिए। क्या रुपेंद्र जी, समय का इंतजार कीजिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कल गिरिराज सिंह और सुशील मोदी ने जो बात कही थी, आज बिहार बीजेपी ने भी ये कह दिया कि नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोल चुके हैं कि दरवाजा बंद है। हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी बोल दिए हैं कि दरवाजा बंद है। हमारे अध्यक्ष बोल चुके हैं कि नाक भी रगड़ेंगे तब भी वापसी का सवाल ही नहीं है। इस बहस के बीच जेडीयू ने कहा कि बीजेपी नीतीश को भुला नहीं पा रही है। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाई है, वह राजनीतिक प्रतिबद्धता इंडिया गठबंधन के लिए है। तो नीतीश कुमार जी को कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार कैसे कर देगा। इधर बिहार कैबिनेट ने अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार से जोड़ने की स्कीम का ऐलान किया। नीतीश के इस फैसले को बिहार में मुस्लिम वोट पक्का करने की गारंटी के तौर पर देखा जा रहा है और इस पर सियासी हंगामा भी मचा है। रिपोर्ट आप देखिए। बिहार सरकार अल्पसंख्यक युवाओं के लिए लोन स्कीम लेकर आई है। नीतीश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। बेरोजगार अल्पसंख्यकों को उद्योग के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख में 5 लाख सब्सिडी मिलेगी। लाभार्थी किश्तों में 5 लाख की लोन को अदा करेंगे। अल्पसंख्यकों के लिए शुरू की गई स्कीम को मौजूदा मुख्यमंत्री SC ST EBC योजना की तर्ज पर लागू किया जाएगा। चुनावी साल में नीतीश सरकार की इस नई स्कीम को बिहार के मुस्लिम वोट बैंक की गारंटी से जोड़कर देखा जा रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग को स्वरोजगार से जोड़ने वाली इस स्कीम को जमीन पर उतारने का जिम्मा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिया गया है, जो हर साल लाभार्थियों के लक्ष्य का निर्धारण करेगा। इस योजना की राशि भी इसी विभाग के जरिए दी जाएगी। इस स्कीम के लिए कौन से लोग पात्र होंगे और उन्हें कैसे अप्लाई करना है, इससे जुड़ा नोटिफिकेशन सरकार जल्द जारी करेगी। बैठक में सरकार ने पटना के IGIMS में मेडिकल टेस्ट और इलाज मुफ्त करने का भी ऐलान किया है। बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की गारंटी पर सवाल उठ रहे हैं। सीएम नीतीश के गृह जिले में छात्र जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से आई ये तस्वीर बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। नालंदा के सिलाब के एक सरकारी स्कूल में छात्र जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। क्लास के अंदर एक टेबल पर 4-4 छात्रों को बिठाया गया है और बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सरकार ने जब से उपस्थिति पूरी ना होने पर निलंबन का आदेश दिया है, स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ गई है। उससे आदेश हो रहा है कि बच्चे आए, 3 दिन नहीं आने पर उनका नामांकन। वो बच्चा को सूचित कर रहे हैं विभिन्न माध्यम से कि बच्चा स्कूल पहुंचे, तो बच्चे आ भी रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की सरकार की गारंटी किस करवट बैठी है, जहां छात्रों की संख्या के मुताबिक स्कूल में सुविधा नहीं। हालांकि स्कूल प्रबंधन इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है कि जब छात्रों के स्कूल आने का निर्देश दिया गया तो उससे पहले स्कूल में जरूरी तैयारियों को पूरा करने पर गौर क्यों नहीं किया गया। और अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण हमेशा से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नवनिर्मित मंदिर में रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे। यह मुद्दा बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सपना अब साकार होने की कगार पर है। 2019 लोकसभा में यह भी बड़ा चुनावी मुद्दा था, तो अब यह हकीकत बनने जा रहा है।
2019 में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की सभी संभावना को तलाशा जाएगा और बीजेपी का यह प्रयास सफल रहा। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट जरूर लेना चाहेगी। अयोध्या में अगले साल जनवरी में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके मद्देनजर मंदिर में तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीर जारी की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राम मंदिर में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य अंतिम दौर में है। पहली मंजिल के पिलर का काम 50% पूरा हो चुका है। राम मंदिर की नई तस्वीर नवंबर तक भूतल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। भूतल में संगमरमर का फर्श बनकर तैयार हो चुका है। दिसंबर तक पहली मंजिल का निर्माण भी पूरा होने की संभावना है। राम मंदिर निर्माण कार्य 3 चरणों में किया जाना है। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब हर जिले में महिला थाने के अलावा एक और थाना महिला प्रभारी के लिए आरक्षित होगा। क्या हैं इसके मायने, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम योगी को क्विक एक्शन के लिए जाना जाता है और अपने अफसरों से भी यही उम्मीद रखते हैं। योगी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर बैठक की। हर जिले में महिला थाने के अलावा एक और थाना महिला थानेदार के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए और इस पर तुरंत अमल भी शुरू हो गया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा निर्णय लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में महिला थाने के अलावा एक और महिला थाने का प्रभारी बनाने का आदेश दिया है। सीएम ने कहा कि जनता हित पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी घटना को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। शारदीय नवरात्र से पहले राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन, सर्कल, रेंज और जोन सरकार की सीधी निगरानी में है और किसी भी गलत काम पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। शारदीय नवरात्र से मिशन शक्ति का अगला चरण शुरू करने का भी प्लान है। शक्ति दीदी के जरिए गांव-गांव में महिलाओं को और सशक्त बनाने की कोशिश की जाएगी। यानी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोई कोताही नहीं बरतने वाले सीएम योगी ने यह भी संदेश दे दिया है कि महिलाओं को उनका हक दिलाने को लेकर भी वे पूरी तरह से सजग हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज युवाओं को सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी सेवाओं का संकल्प देश को लक्ष्य तक ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 51,000 नियुक्ति में बेटियों को भी मौका मिला है। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं। इन युवाओं की केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां हुई हैं। नवनियुक्त युवाओं को रोजगार देने में रक्षा मंत्रालय, डाक विभाग और लेखा विभाग के साथ साथ परमाणु ऊर्जा, राजस्व और उच्च शिक्षा विभाग में भर्तियां हुई हैं। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त युवाओं से कहा कि आपको देश की विकास यात्रा में सरकार के साथ जुड़कर काम करने का मौका मिला है, लिहाजा देश के लिए कुछ करके दिखाएं। इधर कावेरी जल विवाद मुद्दे पर आज बेंगलुरु बंद है। तमिलनाडु को पानी देने के फैसले के विरोध में किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के बीच जो विवाद है 140 साल पुराना है। तमिलनाडु से कर्नाटक तक आज कावेरी पर जबरदस्त घमासान हुआ। तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक के किसानों ने राजधानी बेंगलुरु में बंद बुलाया। स्कूल कॉलेज नहीं खुले, होटल और रेस्तरां भी बंद रहे। प्रदर्शनकारियों ने तमिलनाडु से आने वाली बसों को भी रोक दिया। ये किसान कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें कर्नाटक को अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5,000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया। कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और विपक्षी पार्टियां इसी फैसले का विरोध कर रही हैं। 800 किलोमीटर लंबी कावेरी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ये तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। कावेरी के बेसिन में कर्नाटक का 32,000 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु का 44,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। दोनों राज्यों के बीच कावेरी के पानी से सिंचाई की जरूरतों को लेकर लगभग 140 साल से ज्यादा समय से विवाद है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह अपने प्रदेश का विकास करने के लिए विदेशी निवेश जुटाने के लिए ब्रिटेन पहुंचे हैं और इन कोशिशों को भी 2024 चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन में हैं। ब्रिटेन में रहने वाले उत्तराखंड के लोग स्वागत के लिए आए हैं। धामी यहां पर अपने प्रदेश के लिए पैसे का इंतजाम करने आए हैं। वो चाहते हैं कि विदेशी निवेश बढ़े तो प्रदेश का विकास हो और रोजगार के मौके बढ़े। इसके लिए उन्होंने प्लान तैयार किया है। उत्तराखंड में दिसंबर के महीने में दुनिया भर के निवेशकों का सम्मेलन होगा। लक्ष्य है प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटाना। ब्रिटेन में रहने वाले उत्तराखंड में जन्मे लोगों से मुलाकात और निवेश के लिए निमंत्रण करना। रोपवे बनाने वाली कंपनी पोमा ग्रुप सहित कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय 2,33,000 है। इस साल उत्तराखंड की विकास दर 7.8% रहने की उम्मीद है। पुष्कर सिंह धामी सरकार इन दोनों में ही इजाफा करना चाहती है। सरकार की कोशिशों का मकसद जनता की भलाई और चुनाव में जीत दोनों होता है। इसलिए इस विदेश यात्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की छवि चमकाने से जोड़कर देखा भी जा रहा है। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। एक देश एक चुनाव पर कल बड़ी बैठक हो सकती है। विधि आयोग के सदस्यों की कल बैठक है। विधि आयोग मसौदे को अंतिम रूप देगा। 2 दिन पहले वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी की भी एक बैठक हुई थी और ये विधि आयोग की इस पूरे मसले में पहली बैठक बताई जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। और पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पीयूष, विधि आयोग की पहली बैठक है, कल क्या होना है इसमें और क्या समय भी तय हो गया है? कितने बजे ये बैठक होगी? जी बिल्कुल विपिन, देखिए 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी और इसमें जो विधि आयोग के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। अहम बात ये है कि कई पहलू हैं जिन पर विधि आयोग ने पहले से रूपरेखा तैयार की है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है। एक चुनाव देश भर में एक साथ कराए जाने की मांग लगातार उठी है और कई बार सरकार ने भी इस पर जोर दिया है, लेकिन विधि आयोग का ये मानना है कि फाइनेंशियली इससे एक तो सबसे अहम बात यह है कि वित्तीय तौर पर खर्च जो है वो कम हो जाएगा, साथ ही बड़े स्तर पर जो वोटर टर्नआउट होगा वो भी ज्यादा होगा और इसके अलावा जो आर्म फोर्सेज हैं, पुलिस फोर्सेज हैं और अन्य जो सरकारी ऐसे महकमे हैं जो वोटिंग में कम पार्टिसिपेट कर पाते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऐसे तमाम पहलू हैं जिन पर ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिए।